हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए फिर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम या फिर बोले तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप बीएससी नर्सिंग या नीट या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जिसमें सबसे पहले नंबर का है, निम्नलिखित प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हुए गलत कथन को चुनिए। आपको इसमें से गलत कथन पहचानना है, ठीक है। यह एंजाइम डीएनए पर एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है, तो कहेंगे ये तो सही है। अगला है, यह एंजाइम डीएनए पर पहचानने हेतु स्थान पर डीएनए अणु को काटते हैं। बिल्कुल सही बात है, काटेगा। तो पहला और दूसरा तो यहाँ तक सही आया है। अब आगे और देखते हैं हम। यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर जोड़ता है, तो आपको बता दूं ये जोड़ता नहीं है, ठीक है, ये काटने का काम करता है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर आएगा सी, ठीक है। कोई गलत पूछा था तो हमारा ऑप्शन सी गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको बता दूं शीतल या ठंडे इथेनॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों के ग्रुप में वो इसके नोट्स डाल दिए हैं, आप चेक करके देखना। नोट्स में आप लोगों को ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं बायोरिएक्टर, ठीक है। एक बॉक्स सा होगा, एक चित्र सा है बॉक्स से का, वो नोट्स में देख लेना, वो मिल जाएगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं हम। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया मतलब पीसीआर में चरणों का सही क्रम है। तो देखो आज सुबह हमने पढ़ा था, है ना। और एक लड़की है, उसने इसका मतलब वो भी बनाई थी, इसकी ट्रिक भी बनाई थी। ट्रिक बनाई थी DAE, ऐसी कुछ ट्रिक बनाई थी, है ना। तो डी को बोलते थे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को कहा जाता है विकृतीकरण। दूसरे नंबर पता ए को बोलते हैं अनिलन, ठीक है। और ई को बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब विस्तारण। तो हमारा आंसर आएगा डी, ठीक है। ये वाला जो आंसर है उसने क्या नाम है, सुनैना ने ये वाला ट्रिक बताई थी कि सर DAI हम कर लें। हमने बोला कर लो, देख लो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। चलो आगे प्रश्न चलते हैं। एगारो जेल में पृथक किए हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजक के बाद देखा जा सकता है? आज ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, और याद करो इथिडियम ब्रोमाइड, इसका हमने इस्तेमाल किया करा करते थे। चेक करके देखना, नोट्स में अंडरलाइन लग रहा हो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करना, मैंने करा रखा है आप लोगों के लिए, तो मिल जाएगा। या फिर मैंने इसको रेड कलर से लिखा होगा, देख लेना, वहाँ भी मिल जाएगा। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? तो मैं बता दूं, डीएनए के खंड जो होते हैं ये होते हैं ऋणात्मक आवेशित अणु, ठीक है। डीएनए पर ऋणात्मक आवेशित होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए पर। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट सम होता है ना, तो PO4 3 नेगेटिव, तो ये वाला है ना, इसके कारण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? जो पहचान करने में होगा उसे हम वर्णनात्मक चिन्हक बोलेंगे। चिन्हक का भी तो हम क्या बोलते हैं? पहचान करने वाला, ठीक है। तो 7 का आएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं। जेल वैद्युत कण संचलन, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बोलते हैं, जिसमें डीएनए खंडों को अलग किया करते थे। संचलन के दौरान एगारो जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मापदंड होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है। अपेक्षाकृत बड़े आयाम का खंड अपेक्षाकृत दूर, गलत है। अपेक्षा छोटे आयाम का खंड अपेक्षाकृत दूर, हाँ जी। अपेक्षाकृत छोटे आयाम का खंड अपेक्षाकृत दूर होगा, ये वाली बात बिल्कुल सही है। जितने छोटे खंड होंगे वो उतने दूर तक जाएंगे। आपको क्या काम करना है, सुन लीजिए ध्यान से, सभी लोगों से कह रहा हूँ मैं। आप लोग इस वीडियो के बाद बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में मैंने ग्रुप में नोट्स डाल दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसके नोट्स को रिवाइज कर लेना। ये दोनों काम करने हैं आपको, उसके बाद आपकी बायोटेक्नोलॉजी पर अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है ना। आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आज सुबह ही तो पढ़ाया है मैंने, अनुप्रवाह संसाधन ऐसे बोला करते थे हम, ठीक है, याद आ रहा है नहीं?
तो उसे हम अनुप्रवाह प्रक्रमण बोल देंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम करके मैंने बताया था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस वही तो है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कोई उत्पाद बनाया है तो डायरेक्ट मार्केट में थोड़ी भेजेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हमने चीज़ बनाई है उसका शुद्धिकरण देखेंगे, उसका पृथक्करण देखेंगे, सब चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद में मार्केट में बेचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ बनाई वो डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया, गलत, ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोडित टैंक जैव रिएक्टर किस लिए अभिकल्पित किए गए हैं? 10वें का है, सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्तता बनाए रखने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 का ए चेक कर लेना, बायो रिएक्टर आपको उसमें भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा, प्लस आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से, देखो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, ध्यान रखना, से काटे गए विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड को पुनर्युगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? याद है मैंने आज फेविकोल की बात की थी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होगा ना, ये तो 2 डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसको हम डीएनए की कैंची या चाकू बोल देते हैं, ये डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नहीं है? नहीं पूछा है तो देखो परिरक्षण करेंगे, पृथक्करण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। तो हमारा नहीं पूछा है ना, तो 12वें का आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? आप देख रहे होंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तुमने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव क्वेश्चन कर दिया तो ये चीज़ आपको देखनी बनती है। स्थानांतरण करने योग्य है, ठीक है। स्वतंत्र प्रतिकरण कर सकता है, कर सकता है। वृत्तीय संरचना है और ये दे रखा है एक रज्जु की, तो ये तो गलत है। हमने आपको बताया था dsDNA होता है, ये चेक करके देखना, प्लाज्मिड वाले नोट्स में चेक करके देखना, वहाँ पर dsDNA लिखा हुआ होगा। और यहाँ लिखा हुआ है एकल रज्जुक, तो एकल रज्जुक नहीं होता, इसमें दोहरा रज्जुक होता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो जाएगा, आंसर जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ना, आप जाइए पीसीआर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, चेक करके देखो, और वहाँ पर थर्मस एक्वाटिकस करके एक आपका बैक्टीरिया दे रखा होगा, उस बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है? तो देखो प्रोटीएस, तो प्रोटीन को बचाएगा, आरएनएस को बचाएगा, डीएनएस को बचाएगा। तो हिंद सेकंड जो है ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने का काम करता है, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए उंगली छापी की किसी भी तकनीक के लिए निम्न में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती? तो देखो आपको बता दें, प्रतिबंधन एंजाइम की आवश्यकता होती है, डीएनए खंडन की संग्रहण की होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की होती है, जिंक अंगुली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, तो हमारा आंसर जाएगा डी। आगे देखते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ है? ये आप लोगों के लिए एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये होमवर्क। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। क्या प्रूव आएगा? प्रूव आएगा तो आंसर ऑप्शन ए लगाना, बी आए सब लिटिल मार्कर्स तो बी लगाना, सी आए तो सी लाइगेज, और डी आए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इन चारों में से क्या आंसर आएगा वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑलरेडी इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बस आप लोगों का दिमाग लगाना है। तो 18वें का आप कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हर एक बच्चा, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स अभी कमेंट करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनिंग के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आप अपने घर से साइकिल से या स्कूटी से आते हो ना, तो आप बैठकर आते हैं, ठीक है, तुम डीएनए हो और तुम्हारी स्कूटी ये वेक्टर है जो आपको अपने घर से कोचिंग तक लेकर आती है और कोचिंग से घर पर लेकर जाती है। तो वेक्टर का काम कौन करेगा? स्कूटी। और उसी तरीके से यहाँ पर वाहक है।
प्लाज्मिड जो होता है ना वो भी तो वाहक की तरह काम करता है। गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में साधारण संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका वैद्युतकरण संचलन इस्तेमाल होगा, शोषण इस्तेमाल होगा, विकिरणीकरण चित्रण ये होगा, लेकिन पीसीआर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि पीसीआर का इस्तेमाल तो सिर्फ उसके लिए करते हैं डीएनए के संवर्धन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मानव जीनोमी अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर होते हैं, एक तो है BAC, बी बैक्टीरियल, ए आर्टिफिशियल, सी मतलब क्रोमोसोम, वाई का मतलब यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये बैक्टीरिया है, ये यीस्ट है, यीस्ट कवक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि डीएनए खंड को तो मैं अलग करना है, तो वैद्युत संचालन इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव, क्या क्वेश्चन है, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या समझे, सुमेलित नहीं है। तो देखो जीवाणु को तो लाइगेस लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा करेंगे, पादप कोशिकाएं सेलुलोज सही आएगा, शैवाल मिथाइलेस गलत, यही गलत है। सी कवक काइटिनेस ये भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है और हमसे नहीं वाला पूछा है, तो आंसर आएगा सी 24 का। आगे, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को EcoRI नाम दिया गया है, इसमें को किसके लिए है। 35 का आंसर क्या आएगा। तो देखो कोलोन बढ़ियात का क्या संबंध है इसमें, सीलोम देगुहा का कोई संबंध नहीं है, कोएंजाइम एंजाइम का कोई संबंध नहीं है, कोलाई याद करो, कोलाई ये बैक्टीरिया होता है, तो कोलाई का मतलब यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। CO मतलब कोलाई, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए डीएनए रज्जुक के अंश में एक ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुकों के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बात दिखाई गई है, बताइए कि यह विशेष बात क्या है। आपके सामने दे रखा है GAATTC 5' से 3' की तरफ, 3' से 5' CTTA और हाँ ठीक है CTTAAG 5'। तो ये तो वही है ना डीएनए पैलिंड्रोम, याद करो आज तो कराया था मलयालम वाला कि चाहे आप दाएं से पढ़ें चाहे बाएं से पढ़ें दोनों का अर्थ समान आएगा, तो उसी को तो पैलिंड्रोम बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन छाटा गया तो डीएनए पैलिंड्रोम बोल दो। एक कोई रोगी है जो अनुमानित एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की बात कर रहा है, ये एड्स का पूरा नाम दे दिया है, से पीड़ित है, इसकी पहचान के लिए आप कौन सी निदान तकनीक की सलाह देंगे। आपको बता दें अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसके लिए एलिसा टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना। और विडाल टेस्ट जो होता है ये विडाल टेस्ट कराते हैं टाइफाइड के लिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। याद करो आज मैंने कराया था ये वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, और TI एक प्लाज्मिड भी बनता था इससे, वो भी मैंने बताया था। पौधों में किस तरीके से हम मतलब कि डीएनए को पहुंचाएंगे, प्लाज्मिड को पहुंचाएंगे, वहां पर हमने करा रखा है ये वाला, चेक करके देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस याद कर लो, इसको काफ़ी इंपोर्टेंट है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए डीएनए पॉलीमरेज, बी एक्सोन्यूक्लियस, सी डीएनए लाइगेस, डी एंडोन्यूक्लियस। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में कमेंट में इसका मुझे आंसर चाहिए आप सब लोगों से। आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन आप पहले कोशिश तो करो। चलिए अगला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो आपको बता दें, हम तो उसके लिए करते हैं कि डीएनए के खंड जो होते हैं ना, उनके साइज के अनुसार हम उनको अलग कर सकते हैं। तो आंसर आएगा डी इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? तो डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट स्थानों पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हमको आवश्यकता होती है, इसके द्वारा हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हमने कर लिए हैं। लास्ट का क्वेश्चन और है, इसे हम आपको और समझा देते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो आपको बता दें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो ये है इस्चीरिया कोलाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ई कोलाई, इसी को ई कोलाई कहा जाता है। दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, तो इन सूक्ष्म जीवों को आप ध्यान से देख लो, प्लस इन्हें याद कर लो। आगे क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? तो ये क्या करता है आपको नहीं पता? बताओ, तुमको नहीं पता क्या? अरे डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम यही तो करता है, डीएनए की कैंची यही तो है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ में इस वीडियो के बाद बायोटेक्नोलॉजी की एक वीडियो और देख लेना आप लोग, ठीक है। और मैंने जो नोट्स कराए हैं उस नोट्स को आप पढ़ लेना। ये दोनों काम आप लोगों को और करने हैं। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिए, एक वीडियो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी और एक यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप नीट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या कंपटीशन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में लेकर आप अपने एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम है तो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने, हर एक बच्चा जितने भी देख रहे हैं, पूरी वीडियो को देखकर अगर आप लोग कमेंट करते हो तो ही मैं अगली नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। सब लोगों का काम है इस वीडियो को देखना, और देखना कैसे है यार ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक बार आपको देखना है, दूसरी बार में इसके साइलेंट, इसका जो वॉइस है साइलेंट कर देनी है, खुद से क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको एक वीडियो को 2 बार देखना है सभी लोगों को, ठीक है। एक बार मैंने करा दिया, एक बार खुद से तुम करो, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।